Assalamu alaikum. Students, I hope all of you are doing fine. Today we are going to study shock. So let's define shock. Shock may be defined as inadequate delivery of oxygen and nutrients to maintain normal tissue and cellular functions. Severely low blood pressure की वजह से नॉर्मली जो टिश्यू और सेलुलर फंक्शन होते हैं ना, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। ब्लड प्रेशर कम है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पाते, तो उसकी वजह से नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शंस मुतासर होते हैं। ठीक है। और बीपी क्या होती है? सिवियरली लो हो जाती है एंड इट कॉजेज शॉक। द पेशेंट बिकम्स इन अ शॉक, ए स्टेट ऑफ शॉक। ठीक है। फिर उसमें इसके टाइप्स कौन से हैं, स्टेजेस कौन कौन से हैं, और टाइप्स के लिहाज से कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं, फिर इसको मैनेज कैसे करते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को यूँ है कि इन शॉक सेल लैक्स सफिशिएंट ब्लड सप्लाई लीडिंग टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन। तो ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ऑक्सीजन कम होगा, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जब कम होंगे तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो फिर दूसरे जो मेथड्स हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के, उस पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म वो होता है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो फैट्स वगैरह जलते हैं। ठीक है। तो उस पे कन्वर्ट हो जाता है, causing low energy yields and an acidotic intracellular environment। तो बेसिकली जब ऑक्सीजन के बजाय जो भी रिस्पायरेशन या मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो एक तो ये उसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, और उसके बाई प्रोडक्ट्स जो है ना वो एसिडोटिक होते हैं ना, तो ब्लड पीएच को कम करके एसिडोसिस भी कॉज कर सकते हैं। तो इसी तरह बीपी कम हो गई, ऑक्सीजन भी कम हो गई ना, तो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन सीजेस बंद हो जाती हैं, लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड इंक्रीज्ड सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सेल स्वेल हो जाता है, सेल का मेम्ब्रेन उसकी जो परमिएबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इम्पेयर्ड सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन अकर्स। फिर जो है ना ओवरऑल परमिएबिलिटी के एल्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर वो आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डैमेज हो जाती है। सही है। और ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है? सेल डेथ अकर हो जाता है। तो ये स्टार्ट कब से होता है? बीपी के कम होने से टिल सेलुलर डेथ। ठीक है। ओके। फिर शॉक के हमारे पास स्टेजेस हैं, स्टेजेस। ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ इनिशियल स्टेज। शुरू में जब बीपी कम हो जाती है ना, तो रैपिड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप जानते हैं कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है। ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है कि बीपी मेंटेन हो, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स। तो स्किन वगैरह पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहाँ से ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और किडनी की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल इनिशियल स्टेज में बॉडी कंपेंसेट करता है शुरू में। सही है। और बीपी इतनी कम नहीं होती, इसी मैकेनिज़्म की वजह से हमारे पास साइन और सिम्टम्स इतने नहीं आते, लाइक वी डू नॉट नोटिस एनी साइन और सिम्टम्स। फिर स्टिल अगर बीपी कम हो रही होती है तो इट गोज़ इनटू द सेकंड स्टेज विच इज़ कंपेंसेटरी स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट टू इम्प्रूव कार्डिक आउटपुट। ठीक है। कार्डिक आउटपुट जैसे आप जानते हैं कि हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कंपेंसेटरी स्टेज में बीपी को कंपेंसेट करने के लिए, बॉडी की नीड्स को कंपेंसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ता है, और elevated respiratory rate tachypnea to enhance
ऑक्सीजन इनटेक, और वही कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है ताकि ऑक्सीजन डिमांड पूरा हो। तो यहाँ पे फिर आप कुछ साइन और सिम्टम्स आपको मिलेंगे विच विल बी लो बीपी एंड इंक्रीज्ड और हाई हार्ट रेट एंड हाई या इंक्रीज्ड रिस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो कंपेंसेटरी स्टेज में आपको कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं? लो बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड इंक्रीज्ड रिस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टिल अगर हमने ट्रीट नहीं किया पेशेंट को एंड द पेशेंट डिटोरिएट, ख़राब होता जाता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है, देन ही गोज़ इनटू द थर्ड स्टेज विच इज़ प्रोग्रेसिव स्टेज, मतलब कि मज़ीद प्रोग्रेशन में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि ओवरवेल्म्ड कंपनसेटरी मैकेनिज़्म वो फेल हो जाता है, और inability to maintain blood pressure and perfusion। तो यहाँ पे inability to maintain blood pressure and perfusion, बीपी अब मेंटेन नहीं हो पा रही एंड ब्लड पहुँच नहीं पा रहा, परफ्यूजन नहीं हो रही, तो सेलुलर एंड ऑर्गन डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, तो सेलुलर एंड ऑर्गन डैमेज वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। एंड ओवरऑल what would you see or what would you observe in patient? The patient will be confused। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो क्या होगा? डाउन होगा। एंड स्किन आपको कैसे मिलेगी? कूल्ड एंड क्लैमी, क्योंकि स्किन को अभी बीपी की कम होने की वजह से ब्लड नहीं हो पहुंच पा रहा, तो आपको स्किन कूल्ड वो महसूस होगी। सही है, पेशेंट कंफ्यूज होगा, ड्राउजी होगा। और स्टिल इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट रिससिटेटेड, अगर आपने कुछ किया नहीं या अगर आप कुछ कर भी रहे हैं और वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा और पेशेंट मज़ीद वर्स हो रहा है, बीपी स्टिल कम है, तो द पेशेंट विल गो इनटू फोर्थ स्टेज विच इज़ रिफ्रैक्टरी स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि डैमेज बढ़ता जाता है एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ अकर एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में बंदा चला जाता है, विच मीन्स के किडनीज़ एक्यूट किडनी इंजरी में, मतलब कि उसके नेफ्रॉन्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं लो बीपी की वजह से। ठीक है, ब्रेन की हाइपोक्सेमिक इस्कीमिक डैमेज शुरू हो जाती हैं, और इवन हार्ट के अपने ही मसल्स जो है ना, क्योंकि हार्ट दिल को भी अपनी मतलब के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और बीपी इतनी कम है तो फिर दिल के अपने मसल्स भी इस्केमिक हो जाते हैं, और इवेंचुअली द क्रिटिकल कंडीशन विद हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी। यहाँ पे पेशेंट इस तरह होता है कि आप अगर उसको रिससिटेट कर भी लेते हो तो 100% वो रिवर्स नहीं होता, कुछ ना कुछ डैमेज उसमें रह जाता है, और आप मैनेज नहीं कर पाते तो पेशेंट डाइज। इस स्टेज में फिर वो ऑलमोस्ट डेथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, टाइप्स क्या हैं? टाइप्स इसमें है शॉक के। या आप ऐसे समझ लें कि बीपी जब सिवियरली कम होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो एक है कार्डियोजेनिक। कार्डियो मीन हार्ट और जेनिक मीन के कॉज क्या है। तो कुछ ऐसे हैं जिसकी कॉज हार्ट इटसेल्फ होती है, दिल की तरफ से होते हैं वो मसले। हाइपोवोलेमिक के ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के खून की रवानी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, और फोर्थ टाइप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? दिस इज़ वेरी इजी। सिंपली आप ऐसा समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव में वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, वेजो डायलेशन हो जाती हैं, तो वेजो डायलेशन जैसे हो जाती हैं तो ब्लड उधर ही रह जाता है, पूलिंग होती है, दिल को वापस खून नहीं पहुंचता, तो बीपी लो हो जाती है। ठीक है, उसमें फिर सेप्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक या स्पाइनल शॉक है, एड्रीनल इनसफिशेंसी, कार्टिसोल हार्मोन, वो स्टेरॉइड्स जो हार्मोन होते हैं वो जब नहीं होते हैं, या एनाफाइलेक्सिस जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होते हैं ना, तो आगे डिस्कस करते हैं अभी।
ये एक डायग्राम है जिसमें ये सारे टाइप्स जो हैं वो कैसे शॉक कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FUC हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। अब हाइपोवोलेमिक क्या है? फ्लूइड लॉस है, डायरिया है, इनटेक है नहीं, वो कुछ कान पी नहीं रहा या वो वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम होगा। रिड्यूस्ड प्रीलोड, प्रीलोड बेसिकली आप सिंपली समझ लें कि फ्लूइड स्टेटस, फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो वॉल्यूम ब्लड नहीं है तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम है तो बीपी कम होगी, आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, तो बीपी कम है तो बंदा शॉक में जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्स्ट्रा कार्डिक जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो शॉक्स हैं, उससे मिसाल के तौर पर पेरिकार्डियल टेम्पनेट है कि दिल के इर्द गिर्द जो लेयर होते हैं ना, उसमें खून आ जाता है, खून से भर जाता है, वो दिल को कंप्रेस कर लेता है। तो दिल को आगे मतलब कि अंदर की तरफ कंप्रेस कर लेता है, तो वेंट्रिकल्स के फिलिंग नहीं होती, वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल नहीं होते, तो फिल नहीं होते तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम है तो बीपी कम है, बीपी कम है तो शॉक में जाता है। इसी तरह कार्डियोजेनिक, दिल कमज़ोर है, वो बीपी मेंटेन नहीं कर सकता, वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन उसकी कम है ड्यू टू मायोकार्डियल इंजरी या नेक्रोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, MI, हार्ट अटैक की वजह से। रिड्यूस्ड सिस्टोलिक परफॉर्मेंस मतलब कि कंट्रैक्शन वो नहीं कर सकता, सिस्टोलिक परफॉर्मेंस मतलब कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जब कंट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कार्डिक आउटपुट लो होगा, बीपी लो होगी, शॉक में जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसमें क्या होता है कि डिक्रीज्ड सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, के पूरे बॉडी के वस्कुलर सिस्टम जो है कि आर्टरीज और वेंस वो डायलेट हो चुके हैं और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो क्या होगा? मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन माइक्रो सर्कुलेशन, के उधर आर्टरीज और वेंस में, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज में ब्लड फुल फ्लो की अब वो हो जाती है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे पूलिंग हो जाती है, दिल की तरफ खून नहीं आता, उधर ही रह जाता है और शॉक में जाता है पेशेंट, ठीक है। मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर में जाता है, ब्लड को ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, दिल को नहीं पहुंचता, किडनीज को नहीं पहुंचते, सही है, ओके। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। कार्डियोजेनिक इंट्राकार्डिक का मतलब है कि दिल के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, तो बेसिकली मायोकार्डियल इंजरी है। एक तो ये है कि मायोकार्डियल इंजरी के दिल के मसल्स को इंजरी हो जाती है ड्यू टू MI, ड्यू टू एरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट, सही है। वाल्वुलर लेजन्स, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, उसमें मसले हैं। AMI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक वगैरह। सिवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है कि दिल जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके मसल्स कमज़ोर हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। या कार्डियोमायोपैथी कि दिल के मसल्स ख़राब हो चुके हैं ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, इसी में से किसी भी वजह से, तो दिल अभी कमज़ोर हो गया है, वो पंप नहीं कर सकता, कंट्रैक्ट नहीं कर सकता, सिस्टोल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा पेशेंट आपको कैसा मिलेगा? ये पेशेंट इसमें आपको पहला जो साइनो सिम्टम मिलेगा, इट वुड बी पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा किसे कहते हैं? जब दिल आगे ब्लड नहीं पहुंचा पाता ना, तो दिल को ब्लड लंग से भी आता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो फिर दिल में जो ब्लड आता है लंग से, वो पूरी तरह नहीं आ सकेगा क्योंकि आगे जा नहीं रहा, बैक प्रेशर बनेगा, मतलब कि पल्मोनरी वेन्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ पे पूलिंग होगी और वहाँ पे
ब्लड जब पूल होती है ज़्यादा देर के लिए रुकती है ना, तो वहाँ पे कैपिलरीज से वो आप ऐसे समझ लेना कि फ्लूइड लीक होता है लंग्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो हार्ट फेलियर में ख़ासकर फिर लंग्स में एडीमा बन जाता है, ठीक है। तो उससे फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ द कम चीज़ जड़ों वाला मरीजान भी कहना साइज खराबी की बेसिकली आधी वजह की। तो पल्मोनरी एडीमा की वजह से फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और तोपनिया होता है। और तोपनिया मतलब कि गला समलास्ट हुई लेटे हुए होते हैं ना, तो उसको उसकी सांस बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो साइनो सिम्टम्स आते हैं। जेवीडी जेगुलर वेन डिस्टेंशन, ये जो एक्सटर्नल जेगुलर वेन है ना नेक में, ये उसका डिस्टेंडेड उभरा हुआ बाहर नज़र आता है। हाइपोटेंसिव बीपी कम होती है, पल्स वीक होती है, और जब बीपी कम हो तो किडनी तक ब्लड कम पहुंचता है, कम प्रेशर। तो ओलिगोरिया, यूरिन आउटपुट विल आल्सो बी लेस देन 30 ml पर आवर, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, मोर देन 30। ओके, अब है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि कुछ ऐसे मसले जो दिल के बाहर हों। तो उसमें से पहली तो है फर्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, के मतलब कि अब राइट वेंट्रिकल जो लंग्स में ब्लड पहुंचाता है ना, तो उसी राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाता है ना, वहाँ पे अगर कोई क्लॉट वगैरह बन जाए और लंग्स तक आगे ब्लड जाता नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर लंग्स तक ब्लड नहीं जाएगा, लंग से ब्लड वापस लेफ़्ट साइड हार्ट में ब्लड आएगा नहीं। जब ब्लड आएगा नहीं तो फिर कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, तो फिर बीपी कम होगी, ठीक है। तो इट विल कॉज severely low BP and the patient will go into shock। इसी तरह कार्डिक टेम्पोनेट है। कार्डिक टेम्पोनेट ऐसे समझ लेना कि जो पेरिकार्डियल लेयर्स हैं, जो दिल के इर्द गिर्द जो 2 लेयर्स हैं ना, उसके और दिल के दरमियान अगर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है या ब्लड आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो अंदर की तरफ दिल को कंप्रेस कर देता है। तो फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आ पाता, क्योंकि दिल अंदर की तरफ कंप्रेस्ड होता है ना, तो कार्डिक आउटपुट फिर बीपी नहीं बनती फिर उससे। इस तरह टेंशन नेमोथोरैक्स है। टेंशन नेमोथोरैक्स भी एक अलग वो पूरी एक पिक्चर है। इसको भी ऐसा समझ लेना कि फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड नीमोथोरैक्स हो गया। नीमोथोरैक्स क्या है, वो आप ऐसे समझ लें कि थोरेसिक कैविटी में बाहर से कोई पंक्चर हो गया है ना, बाहर से किसी ट्रॉमा की वजह से, गन शॉट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, और एयर अंदर की तरफ लीक हो गया, तो फिर उस साइड पे लंग्स जो है ना उसकी एटेलेक्टेसिस हो जाती है, लंग्स पंक्चर सी हो जाती है, डिफ्लेट हो जाती है, ठीक है। तो टेंशन निमोथोरिस का वो फिर क्या होता है कि बाहर हवा नहीं निकलती, अंदर की तरफ हवा आती है, तो उस साइड पे फिर प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है इंट्राथोरेसिक चेस्ट के अंदर, और लंग्स जो है ना वो एक किस्म की आपसे ने कि डिफ्लेट हो जाती है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। बाहर मतलब कि दिल के बाहर वॉल्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, तो दिल जो है ना इसको कंप्रेस कर लेता है सारे साइड से। फिर उसकी वजह से भी दिल के जो वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स, वो फिल नहीं होते और बीपी कम हो जाती है। टेंशन नीमोथोरिक्स के लंग्स पंक्चर हो जाते हैं या थोरेसिक वॉल पंक्चर हो जाता है, बाहर से एयर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर हम सांस लेने के लिए पैदा करते हैं ना, वो पैदा नहीं होता। इसको फिर नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें अच्छी तरह प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, प्रेजेंटेशन विल बी अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस। फिर यहाँ पे पेशेंट के साइन और सिम्टम्स कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो इसके अपने साइन और सिम्टम्स है, कार्डिक टेम्पोनेट है तो इसके अपने साइन और सिम्टम्स हैं, और अगर टेंशन न्यूमोथोरिक्स है तो इसके अपने साइन और सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो वो होंगे।
प्लस शॉक के जो अपने सारे सिम्टम्स हैं कि बीपी कम होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगी, पेशेंट कंफ्यूज होगा, वो सारे साइनो सिम्टम्स भी होंगे। ओके, सेकंड वन है हाइपोवोलेमिक शॉक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी कि वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, ड्यू टू एक्यूट हेमरेज। क्या है? हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग या डायरिया है, डिहाइड्रेशन है कि इनटेक नहीं है, ठीक है, ओरल इनटेक नहीं है, या सिवियर बर्न्स है, बंदा जल गया है, ठीक है। तो सिवियर बर्न्स में भी मतलब कि सबक्यूटिनस टिशू वो जल जाती है ना, तो फिर सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से और ऐसे सबक्यूटिनस टिशू के ना होने की वजह से ब्लड लॉस भी हो जाता है, और फिर हमारे पास वो टिशू नहीं होता तो वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और कैपिलरीज में और आर्टीरियोल्स वगैरह में जो पहले ब्लड होता था वो उसका स्पेसेस सारे ख़त्म हो गए, जल गए, तब भी होता है। या पेरिटोनाइटिस, पेंक्रेटाइटिस, इसमें जो है ना पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड लीक होता है, और इसके साथ जो है ना डायरिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम एज अ रिज़ल्ट कम हो सकता है। इसकी प्रेजेंटेशन या साइनो सिम्टम्स कैसे होंगे? फर्स्ट है हाइपोटेंसिव, ठीक है, बीपी कम होगी। यहाँ पे फ्लैट नेक वेन्स, कार्डियोजेनिक शॉक में हमने पढ़ा कि जेगुलर वेन डिस्टेंड होगा, उभरा हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्लैट होगा। क्लियर लंग्स, लंग्स की साउंड्स आपको क्लियर मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि फ्लूइड कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई कार्डियोजेनिक शॉक जैसी पल्मोनरी एडिमा वगैरह के सारे सिम्टम नहीं होंगे, फ्लूइड कम है तो लंग्स आपको क्लियर साउंड्स मिलेंगे। कूल एंड साइनोटिक एक्सट्रीमिटीज़, स्किन वही कूल एंड क्लैमी होगी, ब्लोइश होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग अगर है तो आप फिर एंटीकोगुलेंट्स यूज़ देखो हिस्ट्री में कि कोई वारफरीन है परिन वगैरह पे तो नहीं है, कोई ट्रॉमा या ब्रूज देखो स्किन पे, अगर ब्लंट ट्रॉमा हो ना, ब्लंट, तो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए आपको फिर स्किन असेसमेंट करना पड़ेगा, कोई ब्रूज वगैरह देखना है। और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से यूरिन आउटपुट भी कम हो, ओलिगोरिया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है, कि वेज़ोडाइलेशन हो गई है, वो वाली शॉक। तो इसमें क्या होता है? पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन सेकेंडरी टू डिसरप्शन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाते हैं ओवरऑल ब्लड में। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है ना ये बेसिकली कॉज करती है वेज़ोडाइलेशन। तो ये नॉर्मली होता है, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होते हैं कि उसी जगह पे सिर्फ वेज़ोडाइलेशन कॉज करके स्वेलिंग कॉज होती है ना, जो जगह हर्ट हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है ना, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह कॉज करती है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ गए आपके ब्लड स्ट्रीम में तो ओवरऑल ब्लड वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी और बीपी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्राम नेगेटिव या अदर ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस की वजह से जो इन्फेक्शंस बैक्टीरिया वगैरह ब्लड में आ जाते हैं ना, तो उसके पीछे ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह भी ब्लड में आ जाते हैं तो वेज़ोडाइलेशन हो सकती है। तो आपको क्या होगा एज अ रिज़ल्ट? इन डिक्रीज्ड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, वेज़ोडाइलेशन की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, और क्या होगा? ओवरऑल आपके पास पेरिफ्रीज में ब्लड की पूलिंग होगी, मतलब कि ब्लड स्टे करेगा, स्टेसिस होगी, तो हार्ट को वापस ब्लड आएगा नहीं, बीपी होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी लो होगी, ओके। चलें, जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को आप ऐसा समझ लें कि सेप्टिक शॉक है, ठीक है।
सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में बेसिकली एक डिफरेंस ये है ना कि पेशेंट को इन्फेक्शन चल रहा है, सही है, वो इन्फेक्शन अभी ब्लड में आ गया है, ब्लड में इसके पीछे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह साइटोकाइंस आ गए हैं, तो उन्होंने वेज़ोडाइलेशन कॉज करके बीपी को कम कर दिया है, ठीक है। तो आपको फिब्राइल इनिशियली पेशेंट क्या मिलेगा, टेम्परेचर थोड़ा हाई मिलेगा, ठीक है। दूसरे शॉक्स में आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, कूल एंड क्लेमी स्किन मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो स्किन आपको वार्म मिलेगा, गर्म मिलेगा, ठीक है। टेकिकार्डिया भी होगा जैसे कि दूसरे में होता है, लो बीपी होगी वो भी दूसरों में होती है, और वार्म एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ पे कूल एंड क्लेमी स्किन था, यहाँ पे क्यों चूँकि सेप्टिक शॉक है, इन्फेक्शन वाला है, फीवर वाला है, तो वार्म एक्सट्रीमिटीज़ हों आपको मिलेंगे। फ्लैट निक वेंस, बीपी कम है तो निक वेंस भी क्या मिलेंगे आपको, फ्लैट मिलेंगे। ओलिगोरिया, स्टिल बीपी कम है, किडनी को ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा, यूरिन आउटपुट कम होगा। एंड कन्फ्यूजन, यहाँ पे इन्फेक्शन में ख़ासकर कन्फ्यूजन जल्दी होती है, सही है, पेशेंट जल्दी कन्फ्यूज हो जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जल्दी डाउन हो जाता है। ओके, फिर है एनाफिलेक्टिक शॉक, मतलब कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक इज़ अ सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू एन एलर्जेन, ठीक है, एलर्जिन। अब यह है कि किसी को मक्खी ने काटा, किसी ने वो सोर तो वही लड़म वगैरह उखाड़ो, सोक मार उखाड़ो, या किसी ने कोई मेडिसिन खा ली, किसी को कोई इंजेक्शन लग गई जिससे उसको एलर्जी थी, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ख़ास चीज़ खा लेते हैं, कुछ मेडिसिन खा लेते हैं, उससे उनको एलर्जी होती है, ठीक है। और इफ़ दैट एलर्जी बिकम्स सेवेयर ना, तो इससे क्या होता है, इससे भी ब्लड, पूरे ब्लड में जो है ना ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह, साइटोकाइंस, ब्रेडिकाइनिन्स वगैरह, वो ब्लड में आके फिर वेज़ोडाइलेशन कॉज करती है, सही है, और इन बीपी को कम करती है, फिर वो द पेशेंट गोज़ इनटू शॉक। ओके, यहाँ पे थोड़े साइन और सिम्टम्स और भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। शॉक या सिवियर एलर्जिक रिएक्शन में, अच्छा सॉरी, एक ये है कि ब्लड जब आप लगाते हैं ना ट्रांसफ्यूजन, उसमें जब शॉक होता है ना, एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन या दूसरे वगैरह, सीवियर एलर्जिक शॉक उसमें भी होते हैं ना, तो वहाँ पे भी पेशेंट की बीपी डाउन हो सकती है, द पेशेंट में गो इनटू शॉक। तो एलर्जिक शॉक में ये बात सबसे अलग है कि यहाँ पे जो पेशेंट की एयरवे है ना, उसकी स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट की एयरवे की स्वेलिंग हो सकती है, सो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग के साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। एंड एयरवे जब स्वेल हो जाते हैं ना, तो वीजिंग, स्पीली होने के साउंड वो आपको मिलेंगे। अपॉन अस्कल्टेशन भी अगर ये स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए ना, तो आपको फिर ऑडिबल भी हो जाते हैं, बग़ैर अस्कल्टेशन के, बग़ैर स्टेथोस्कोप के भी आप फिर वीजेस सुन सकते हैं। चेस्ट टाइटनेस भी इसी वजह से होगी फिर। एंड रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीथिंग, टेकिपनिया, रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा वो। और हाइव्स एंड रैशेस, स्किन बांधने कम रेडनेस राजी, रैशेस राजी, सही था, या हाइव्स, स्किन मोड़े मोड़ीशी, सही था, वो भी आपको मिल सकते हैं। और स्वेलिंग पर्टिकुलरली ऑफ द फेस, लिप्स और टंग, इसको फिर एंजियोडीमा कहते हैं, सही है, एंजियोडीमा। और इसके साथ जो है ना हार्ट रेट हाई होगा, एनबीपी लो होगी, ठीक है। यहाँ पे जो, क्योंकि दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, सही है, इसी तरह के अगर साइन सिम्टम्स हों तो फिर क्या होगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट विद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन इज़ क्रूशल, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम फिर,
IM इंजेक्शन एड्रेनलिन सही है, वो फिर देते हैं। एड्रेनलिन क्या करता है बेसिकली ये जो है ना एलर्जिक रिएक्शन के साइन और सिम्टम्स को दूर करता है। इट ऑल्सो काजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट रिड्यूसेस एडिमा। इसको आईवी नहीं देना यहाँ पे, सही है, आईएम देना है। आईवी अगर आप दोगे तो वो हार्ट पे जाके उधर हार्ट रेट को ज़्यादा करेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हार्ट रेट तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा। हमें बेसिकली जो एलर्जी रिएक्शन की वजह से वेजो डायलेशन हो गई है, उस वेसल्स को हमने क्या करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, वापस नॉर्मल की हालत की तरफ लेके आना है। तो वो आईएम से इंजेक्शन एपिनेफ्रिन स्लोली एब्जॉर्ब होती है ना, तो थोड़े थोड़े मकदार में लो डोजेज़ में एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन आपको पहुंचता है वहाँ पे। तो इसके साथ मतलब कि उसकी साइन और सिम्टम्स पर वो रिलीव हो जाते हैं। ओके अब बस थोड़ा ही रह गया है डायग्नोज एक शॉक। तो डायग्नोज तो बेसिकली आप क्या करेंगे, अगर बीपी लो है, साइन और सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो शॉक होगा। फिर कौन सा शॉक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिर दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्ड टू फ्लूइड, कि आपने नॉर्मल सलाइन वगैरह दे दिया तो आया वो इसको रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो ये तो बेस्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि रिस्पॉन्स का मतलब है कि बीपी उसकी इम्प्रूव होगी। अगर सेप्टिक शॉक है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो फिर भी होगी। अब अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है, तो उसमें तो दिल कमज़ोर होता है। अगर आप नोमासेलन वगैरह देते हैं तो दिल पे और भी बोझ आता है, तो बीपी और भी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्स टू फ्लूइड आपको फिर डिफरेंशिएट करता है कि आया ये कौन सा शॉक है, ठीक है। जस्ट एको एंड ईसीजी आपको फिर ये दिल के बारे में बताता है कि दिल का कोई मसला है कि नहीं है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिकली दिल कमज़ोर होता है, वो एको में आपको अच्छी तरह उसकी एजेक्शन फ्रैक्शन, दिल की पंपिंग पावर आपको पता चल जाती है उससे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे से आपको पता चलता है कि कोई निमोथोरिक्स, कार्डियोमेगेली, पल्मोनरी एडिमा वगैरह वो सारा आपको यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में मिलेगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन से आप फिर सेप्सिस, सेप्टिक शॉक पता लगा सकते हैं। वो आप सीबीसी अगर कर लें तो डब्ल्यूबीसीज हाई होंगे। ये इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं, सीआरपी, ईएसआर वगैरह, सही है, ब्लड टेस्ट जो होते हैं। ये स्वानगेन्स कैथेटर क्या है भाई, याद है किसी को? स्वानगेन्स कैथेटर चिकम देगा ना, द हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के चिकम देगा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन दागे हिस्सा था। सिंपली तासुदा याद के कना चिप स्वानगेन्स कैथेटर बांधी मुंगा चिकम दे दा इंट्राकार्डिक चिकम मसली दे एक्स्ट्रा कार्डिक ऑब्स्ट्रक्टिव चिकम मसली दी गना दा के डिफरेंशिएट को लेशु दा मुंगता मतलब पता लगो लेशी ची आया मसला पर लंग्स के दा और कना पर हार्ट के दा। याद बगैर था स्वानगेन्स कैथेटर टेल्स अस whether the problem is within the heart or in the lungs, ठीक है। ओके मैनेजमेंट को ऑलरेडी मुँह अलग अलग डिस्कस हमको मेन क्या है कि करेक्ट अंडरलाइंग डिसऑर्डर कि जिस वजह से शॉक में है उसी कॉज को, उसी डिसऑर्डर को आप क्या करें, पहले ट्रीट करें। मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, आईएम एड्रेनलिन। अगर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक ज़र वर्क और तरफ फ्लूइड वर्क, ठीक था। आगे बात का बयान कमी नो ब्या चिकम दे डब्यूटामिन डोपामिन वगैरह मुंगा लगाओ आइनोट्रॉप्स। और कार्डियोजेनिक थे नो पत्र जड़बान कारो का मुंगा ले 6 वर्क कुछ फ्लूइड कमशी जड़बान बोझ कमशी, ठीक था। ब्या डिजॉक्सिन वर्क कुछ कार्डिक कंट्रेक्टिलिटी चिकम देगा सेवाशी कार्डिक आउटपुट आगे सारा इंक्रीज शी तक शांति मुंगा दा ACE इनहिबिटर्स वगैरह अगर कुछ मतलब रिनीन न खारिजी की वेजो कंस्ट्रक्शन बने की नो वेसल बलक डायलेट भी नो हर्ट तबासानी भी पर पंपिंग के ख्याल दे नो अगर मेन कॉज बांधे कार का उल्ली चिकम मेन डिसऑर्डर दे पागे बांधे कार का उल्ली
هغه چې ته ټریټ کې نو ته به الریډي شاک ټریټ کې لکه اوس هایپولیمیک شاک دی نو والیوم کم دی نو به څنګه ټریټ کې والیوم ورته ورکا آی وی فلویډز ورکا بلډ شروع دی بلیډینګ شروع دی هیمریج شروع دی هغه څنګه ته ټریټ کې هغه بلډ ورته ریپلیس کا ٹھیک تا بلډ دا سره هغه ټیم کې نیو اویلیبل نو مونږ دا هیماسل وغیرہ سٹارټ کو فرش فروزن پلازما اف اف پیز ورکو صحیح ده نو treat underlying disorder دغه main serious point دا دی ٹھیک تا and then effort at increasing the blood pressure main cause باندې هم سوچ کوه او بی پی باندې هم سوچ کې ٹھیک تا to increase oxygen delivery to the tissues okay maintain a mean arterial pressure of 65 mmHg دا best دی سا ګول به سوي چې زما میپ سي میپ ام ای پی مین ارټریل پریشر هغه سوي above 60 best say 65 and keep oxygen saturation more than 92 ٹھیک تا او کله هم که پیشنٹ ډیر خرابېږي اکسیجن لیول ډیر کمیږي ریسپیریټری ډسټریس کیږي نو انټیوبیټ اف نیسسری ٹھیک تا پیشنٹ په وینټیلیټر مچولای شي چې کله مطلب د پیشنٹ خرابېږي ریسپیریټری سټیسس سوري okay correction of hypotension bp बस څنګه مینیج کې تو مونږ already discuss کا in hypovolemic and septic shock normal saline should be administered then inotropes hypovolemic کې او septic shock کې مونږ اول چې کوم د فلویډز ورکو بیا ریسپانس ګورو که فلویډ سره بی پی امپروو نشي نو هغه نه بعد مونږ inotropes مطلب د نورپینفرین ډوپامین وغیرہ بیا هغه نه بعد چلو صحیح ده if there is blood loss که hemorrhagic shock وي blood loss شروع وي give blood as it replace colloid ٹھیک ہے دا blood چې کمی کنه دی کې دا blood cells پلازما چې کم کنټینټس وغیرہ دي نو چونکې دا تا نه لاس کیږي یا د پیشنټ نه لاس کیږي نو it is better to give blood وایزوپریسرز خو پیژنې که نه نورپینفرین ډوپامین ډبیوټامین وایزوپریسین دا ټول وایزوپریسرز دي دا مونږ شوق کې دا هم مطلب لکه ایز پر کاز ایز پر کلینیکل سینیرو دا بیا چلو چې ځینې ټایم کې مونږ نورپینفرین چوز کوو ځینې ټایم کې ډوپامین چوز کوو ځینې ټایم کې مونږ ډبل چوز کوو اوکې inotropes agents for cardiogenic shock کله چې cardiogenic shock وي کنه ټیم کې مونږ بیا inotropes چلو فلویډز نه ورکو او په inotropes کې کم یو چلو ड्रग ऑफ चॉइस په cardiogenic shock کې کم یو دی ډبیوټامین ٹھیک ہے اور ډوپامین هم ورکولی شو اور انټرا ایورټیک بیلون پمپ فار cardiogenic shock نو دا آی ای بی پی چې کوم دی انټرا ایورټیک بالون پمپ دا بیسیکلی دا هارت چې کله کمزوري وي کنه پای کې ډېر هیلپفل وي دا خو دا دی چې یو هارت باندې افټر لوډ هم کمی چې کوم دا کنټریکشن ټایم کې چې کوم هارت ته چې کوم دا پریشر ریزسټ کوي کنه چې کله دا فورس اف کنټریکشن کیږي کنه وینټیکل کنټریکټ کې دا ټایم کې چې کوم لوډ وي په زړه باندې افټر لوډ هغه هم کمی پری لوډ کم چې دا بلډ والیوم وي کنه دا بیلون پمپ چې کم دی دا ته دا خپل مطلب دا کوي ډسپلیس کوي بلډ په زړه کې دننه خیر دا به بیا ډسکس کو خو اوورال افیکټ دی چې مطلب اټ آلسو ریډیوسز افټر لوډ پری لوډ پلس بیلون پمپ چې کم دی نو دا د زړه ته خپله سپلای چې کومه ده د بلډ کورونري بلډ سپلای هغه هم امپروو کوي نو انټرا ایورټیک بیلون پمپ کارډیوجینک شاک کې مونږ لګاو اوکې management of cardiogenic shock attempt to correct problem and increase cardiac output by diuresing and providing inotropic support. IABP is utilized for if medical therapy is ineffective, catheterization if ongoing ischemia,
Cardiogenic shock is the exception to the rule that normal saline is always given for hypotension. Normal saline will exacerbate cardiogenic shock. Okay, इससे मतलब शो चितो cardiogenic shock manage के no main चिकम problem दिया बता सिंगा करेक्ट के by diuresing Lasix मंगा वर्काओ कना वर्काओ हार्ट फेलियर के Lasix वर्काओ कना जो फ्लूइड वॉल्यूम लकम शी प्रीलोड लकम शी पजड़ा बांधे और बिया आइनोट्रोपिक वर्काओ ची कार्डिक मसल कंट्रैक्टिलिटी लगन की स्ट्रॉन्ग शी सही दा नो ओवरऑल इफेक्ट पसी गुड कार्डिक आउटपुट गुड बीपी कभी आदा नाकाम शी स्टिल चिकम दे पेशेंट सिम्टोमेटिक हुई न ठीक की थी मेडिसिन सारा न बे IABP मुंगा लगा वो ठीक था और बलवेज NS cardiogenic shock की NS न वर्क नो मसलाइंस जका it will exacerbate the cardiac shock ठीक था बाकी दिन और के वर्क हो बदे के न वर्क हो द इंट्राइवोटिक बैलून पंप थे दवा बिया डिस्कस को मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक थे सही था स्टार्ट के दावे कहना चाहिए मतलब दादरी वाला पॉइंट से कम दे दस दी द इन्फेक्शन रिलेटेड दी मतलब कॉज ओ पेजन कम यो बैक्टीरिया था आगे बसंगे पेजने थ्रू ब्लड कल्चर्स ठीक था बिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वर्क लाइक वैनिकोमाइसिन मेरोनिम शो ठीक था कम से ब्रॉड स्पेक्ट्रम दी और आगे ना बात चिकम दे IV फ्लूइड्स नो मेसलाइन वगैरह वर्का कि बियाने टिक्की गिनो बिया आगे ना बात चिकम दे आइनोट्रोप्स वेजोप्रेसर्स वर्का स्टीराइड चिकम दे दास रिसर्च हुई वर्क ओल्ड दिसने दी वर्क हो इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स चाहे मतलब संगगूरी पेशेंट सही था स्टीराइड्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन कमई का ना नो इट आल्सो हेल्प्स इन दिस सिनेरियो एंड का pH डेर कमीगी खासकर लेस देन 7.1 बेमुंगा सोडियम बाइकार्बोनेट्स वर्कआउट ठीक था हाइपोवोलेमिक शॉक के अगर ब्लीडिंग मसला ही तो करेक्ट ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब द PT APTT INR चिकम द ब्लीडिंग टाइम्स ही कहना कदा का मसला ही ना टिक्का थ्रू फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा थ्रू इंजेक्शन ट्रानजमीन चिकम ने ट्रानएग्जामिक एसिड वगैरह सही है ओके एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट विद इन 2 लार्ज बोर IVs या सेंट्रल लाइन हाइपोवोलेमिक शॉक तेन दुआ 18 गेज को लेने और पास का या चिकम देन CVP और पास का प्रेशर्स वेजोप्रेशर्स ए आइनोट्रोप्स आर लास्ट लाइन लीस्ट इफेक्टिव भी सही था जका स्टार्ट पता सनाली फ्लूइड कम दे हाइपोवोलेमिया दा मतलब फ्लूइड रिप्लेस किया गया ना बाद बची कम दे लास्ट तबे आइनोट्रोप साइड तजे ओके एडिसन्स डिजीज़ देखे चिकम दे करना बेसिकली कार्टिसोल लेवल डिफिशिएंसी ऑफ कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन भी ठीक था और कलम चे मतलब पेशेंट तथा सो फ्लूइड वर्क हो एंटीबायोटिक वगैरह वर्क करना और दाग BP न इम्प्रूव कीगी और दसलम असलम निश्ता दे कार्डियोजेनिक स प्रॉब्लम हम निश्ता दे एलर्जी हम निश्ता दे सही दा नुबे तब पूछ ची देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद द हार्मोन्स कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सही दा दागा एडिसन डिजीज़ की बता सर चिकम दे करना हाइपोनेट्रीमिया हुई ठीक है एल्डोस्टेरोन निश्ता करना नो सोडियम बन रिटेन कीगी अगर एक्सक्रीट कीगी यूरिन के और कल ची सोडियम पर यूरिन की एक्सक्रीट कीगी पोटेशियम चिकम ने ब्लड ता रिटेन कीगी नो दाब हाइपर भाई सही दा पोटेशियम बस भी सेवा भी सोडियम ब कम हुई नो दी था पारा चिकम ने तब डायरेक्ट IV सोलोकार्टिफ हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg दे के मुंगा वर्क हो सही दा okay this is general management ची मुंगा बस सको I hope already तासु तो पता ही मुंगो सकोगा monitor vital signs and observing for shock the shock signs and symptoms assist for decreasing urine output
دا هم د شوک ساین سمټم دی. نو یورین آوټپوټ مانیټرینګ اینډ ټیک آوټپوټ مانیټرینګ هم ضروری دی. پلمونری آرټری اینډ پلمونری آرټری وچ پریشرز دا بیا ډسکس کوو. دا تاسو کې دی شي اوس ذهن کې نه راځي. بلډ پریشر مانیټرینګ اینډ کارډیک آوټپوټ اور انکریزینګ پلس صحیح ده. بی پی اینڈ هارٹ ریٹ مانیټرینګ. Okay, adjust fluid resuscitation and collaboration with the physician in response to physiological findings. ٹھیک ہے. دې مطلب دا دی چې د افکاس چې کله فلویډ ریپلیسمنٹ کوي نو د دې ریسپانس ته به ګورئ، هغې مطابق به ډاکټر سره چې کوم دی مشوره کوي او ایدر چې مطلب نور ورکول غواړي که نه ورکول غواړي. صحیح ده. دغه فیصله به کوي upon collaboration. urine output is کم چې نارمل دی که نه هغه 0.5 to 1 ml per kg per hour دی. دا تقریبا جوړیږي 30 to 60 ml per hour. صحیح ده. نو دغه ستاسو رینج پکار دی. بلډ پریشر within patient's normal range چې هغه د more than 90/60 پکار دی. صحیح ده. heart rate within patient's normal range less than 110 پکار خو 100 دی، خو 110 چې کوم دی دا سره خیر دی. بیا دې سینیریو کې په شوک کې نارمل ځانځر حساب کې ټیک ده. it should be focus پسې چې it should be less than 110. pressures and cardiac output remains within normal limits. دا کم پریشر یادې cardiac output وغیرہ دا د pulmonary artery catheterization والا یادې دا چې کله تاسو وایي بیا پوهېږئ په هغې باندې. okay and good night. अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है.